हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो 12th साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि 12th साइंस के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं एंड उस चैप्टर के अंदर ओवरव्यू देखने वाले हैं कि क्या क्या आ सकता है। सो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे दैट इज अ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसके अंदर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट से देन आगे जो है और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे आपने 11th साइंस के अंदर ऑलरेडी जो रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स है, दैट इज असेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, ये तीनों रिप्रोडक्शन के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो 11th साइंस के अंदर। एंड देन यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। खास याद रखना बच्चों कि फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट कि जिसके अंदर फ्लावर ग्रो करता हो, और फ्लावर ग्रो करते हो जिस प्लांट्स के अंदर, उस प्लांट को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। खास याद रखना है एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट है। जितने भी प्लांट्स पूरे अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट जिसको बोल सकते हैं दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर है वो पर्टिकुलर एक होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो जो फ्लावर होगा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसके अंदर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों ग्रो करते होंगे। तो इस फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एंड एट द एंड जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी फ्लावरिंग प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद, वो मिलेगी फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्रूट्स एंड सीड्स जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होने वाली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड चैप्टर इज द रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन, के ह्यूमन के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होगा। खास रखना ह्यूमन के अंदर जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है वो पर्टिकुलर, जैसे कि मेल के अंदर जो है वो मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, एंड फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट जिसको हम ओवम बोलते हैं। तो ये मेल एंड फीमेल के अंदर स्पर्म एंड ओवम ये गैमीट्स बनते हैं। एंड देन उसके बाद आफ्टर स्पर्म एंड ओवम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट, और इसी से भी ये पर्टिकुलर बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से देन आगे जो है ऑप्शन बनेगी। तो यहाँ पे हम सेकंड चैप्टर के अंदर ह्यूमन के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होगा, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे ग्रो करती है, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, कैसे मेल गैमीट बनते हैं, स्पर्म का सिंथेसिस, ओवम सिंथेसिस, ये सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन द सेकंड चैप्टर। खास रखना। देन उसके बाद थर्ड चैप्टर दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड चैप्टर जो रिप्रोडक्शन वाला था उसी से एक लिंक टॉपिक या तो लिंक चैप्टर बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हेल्थ, दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए रिप्रोडक्शन के टाइम पे और कोइटस के पर्टिकुलर टाइम पे।
तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम बहुत सारी ऐसी अलग अलग डिजीज के बारे में भी बात करने वाले हैं, जैसे कि भाई एक डिजीज के बारे में बताओ, दैट इज एड्स। तो एड्स ऐसी डिजीज है जो अभी बहुत ही वास्ट ग्रो कर रही है और उसके पीछे एक वायरस है, दैट इज HIV वायरस। वो HIV वायरस एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, हमारी बॉडी को पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही जो रखना है, तो पर्टिकुलर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है या तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ग्रो कर रही है, या तो पर्टिकुलर ऐसी कंडीशंस आजकल अवेलेबल फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो उस पॉपुलेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ऐसे कंट्रोल मेजर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एड्स और ऐसी जो डिजीज़ है उससे भी बच सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे हम बात करेंगे 3rd चैप्टर के अंदर, दैट इज इनफर्टिलिटी। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे कपल है कि जो पर्टिकुलर उसको ऑफस्प्रिंग या तो पर्टिकुलर जो चाइल्ड करना है, बट कोई भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, चाहे वो मेल के अंदर हो या तो फीमेल के अंदर हो, नहीं हो सकते हैं बच्चे। तो उसका रीजन क्या है और कैसे जो इनफर्टिलिटी को सॉल्व किया जाए, उसी के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन से ऐसी जो टेक्निक्स है वो सब हम बात करेंगे। जैसे कि आपने एक जो पर्टिकुलर नाम सुना होगा, दैट इज IVF टेक्निक, इनफर्टिलिटी के लिए होती है। IVF दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जिसको बोल सकते हैं। तो ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद बात करें तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, पर्टिकुलर जो बायोलॉजी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर या तो टॉपिक बोल सकते हैं, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो 4th चैप्टर है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। खास रखना, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे फादर या तो फोरफादर या तो पेरेंट्स के साथ मैच होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे अंदर जो भी सपोज की हाइट हो गई, देन उसके बाद हमारा हेयर कलर हो गया, हेयर स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी कलर हो गया, जो भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो दूसरे से मैच होते हैं। तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे जो फादर या तो पेरेंट्स है उससे डिफरेंट भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। तो ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो किसके वजह से ये सब होता है बॉडी के अंदर, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो जेनेटिक्स में एक सबसे ज़्यादा एक रूट साइंटिस्ट जिसको बोल सकते हैं, जिसने यहाँ पे इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में स्टार्ट किया था बताना बायोलॉजी के अंदर, दैट इज मेंडल। मेंडल जो साइंटिस्ट था, उसने पर्टिकुलर हमें बहुत ही अच्छे से जो है वो डीप रूट से स्टार्ट किया था बताना, ऐसा बोल सकते हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5th, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि जैसे अभी मैंने लास्ट बताया कि हमारे पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो मूव करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये जो इनहेरिटेंस है उसके पीछे मॉलिक्यूल कौन सा है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। सो याद रखना, दैट इज DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोल सकते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA। ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मॉलिक्यूल किसने फाइंड किया, किसने बताया इसके बारे में, सभी के अंदर क्या DNA ही होता है कि दूसरा कोई होता है, ये सभी के बारे में वास्ट में जो है हम 5th चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं 6th चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन। खास याद रखना, इवोल्यूशन
कई बार आपने सुना होगा कि हम जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बंदर से आए हैं, सुना होगा कि नहीं? तो ये जो है वो सभी किसके रिलेटेड है? एवोल्यूशन के रिलेटेड है। ये अर्थ कैसे बनी, अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स कैसे आए, एनिमल्स कैसे आए, जो इंसेक्ट्स कैसे आए, कोई भी आजकल यहाँ पे आप जो भी अभी देख रहे हो लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, तो कैसे फॉर्म हुई, ये सभी के बारे में जो डिस्कस हम करने वाले हैं, दैट इज इन द एवोल्यूशन चैप्टर। तो ये सभी के बारे में हम पर्टिकुलर एवोल्यूशन में देखेंगे कि कैसे स्टार्टिंग से सिंगल सेल से आज तक जो डेवलप्ड एनिमल्स है, सबसे ज़्यादा डेवलप जो हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग, तो कैसे डेवलप हुआ, वो सभी के बारे में डिस्कस एवोल्यूशन के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद बात करें तो 7th चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। खास याद रखना बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग थिंग हो, वो कभी ना कभी तो किसी न किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आती है, या तो कोई भी ऐसे माइक्रोब के कांटेक्ट में आती है जिसको हम डिजीज बोल सकते हैं, या तो बीमार होना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं वो हेल्थ एंड डिजीज के रिलेटेड टॉपिक्स में आएगा। ह्यूमन जो है, कई बार आपने सुना होगा कि डेंगू, मलेरिया, देन अलग अलग बहुत सारे डिजीज है जिसको आपने सुना होगा, और ये डिजीज अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोल सकते हैं, जो माइक्रो है उसकी वजह से होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं, बात करें तो बैक्टीरिया, वायरस, देन प्रोटोजोआन्स, ये सभी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर अलग अलग डिजीज देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे डिजीज के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से डिजीज है, मलेरिया, डेंगू, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे हम उससे बच सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, दैट इज माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। खास याद रखना बच्चों कि ऑलवेज जो माइक्रोब्स है, दैट मीन्स बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब हर बार हमें डिजीज ही करे या तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर में इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि ह्यूमन को बेनिफिशियल है, वो ह्यूमन के लिए बेनिफिट करते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो जो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल है। जैसे कि भाई डेली आपके घर में देखा होगा कि जो मिल्क है, और मिल्क से कर्ड बनाना, कर्ड से देन उसके बाद जो बटर मिल्क बनती है, बटर बनता है, तो ये सभी प्रोसेस जो है वो पर्टिकुलर किससे होता है, तो कि माइक्रोब्स की वजह से ही जो कर्ड बनता है। ऐसी तो बहुत सारी जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन के थ्रू ये सब प्रोसेस होती है, और ह्यूमन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने खाया होगा डोसा, इडली, है कि नहीं? तो ये सभी चीज़ें जो बनती है उसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और फर्मेंटेशन के थ्रू ही पर्टिकुलर माइक्रोब्स ह्यूमन बीइंग के लिए वेलफेयर के तौर पे भी हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करें तो चैप्टर नंबर 9, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का और अभी का जो पर्टिकुलर रिसेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसको बोल सकते हैं, मॉडर्न बायोलॉजी जिसको बोल सकते हैं, वैसा टॉपिक दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो है वो लिविंग थिंग्स को कैसे हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर के हिसाब से उसको ग्रो कर सकते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हम यूज कर पाएंगे, कैसे प्रोसेसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कोई भी हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है वो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये सभी के बारे में यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो डिजायर्ड डीएनए होता है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, तो डिजायर्ड डीएनए का जो फ्रेगमेंट है उसको कोई पर्टिकुलर ऐसे प्लाज्मिड या तो जो वेक्टर होते हैं उसके साथ बाइंड करके
हम बहुत सारे ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है आज के तौर पे। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं तो आप सबने सुना होगा बीटी कॉटन, सुना है कि नहीं? तो बीटी कॉटन खास रखना, आज से बहुत सारे साल पहले मात्र ओनली कॉटन ग्रो करता था, कॉटन नॉर्मल कॉटन, दैट मीन्स जिसको बोल सकते हैं। तो नॉर्मल कॉटन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल कॉटन को बहुत सारी ऐसी जो वर्म्स वो सब होती है वो कॉटन को के लिए हार्मफुल है। कॉटन के जो पर्टिकुलर फ्रूट्स है वो फ्रूट्स को खा जाती है, उसके लीफ को खा जाती है, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। और जिस वजह से जो फार्मर्स है उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कॉटन के जीन के साथ बीटी, दैट मीन्स बैसिलस thuringiensis, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है, ये बीटी मतलब एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया का जो हमारे पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन का जो फ्रेगमेंट था, टुकड़ा, उस फ्रेगमेंट को कॉटन के जीन के साथ बाइंड किया और हमारे बीटी कॉटन बनाया। और अब जब बीटी कॉटन को आप ग्रो करोगे, ऐसे सीड्स, बीटी कॉटन के सीड्स को ग्रो करेंगे, तब वो ग्रो करने के बाद उसके जो फ्रूट्स होंगे वो अगर कोई वर्म खाने आएगी, दैट मीन्स वो खुद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये ऐसे फार्मर जो है उसको धीमे धीमे नुकसान कम होता गया और प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ऐसे बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल, ऐसे बहुत सारी वेराइटीज आजकल जो मार्केट में, बीटी सोयाबीन, ऐसी बहुत सारी वेराइटीज जो है और मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। मैंने बताया जैसे अभी लास्ट की बायोटेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन, मतलब जैसे हमने बीटी कॉटन बताया, तो बीटी कॉटन तो है ही, बट साथ साथ में बहुत सारे ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है और एप्लीकेशन करके हम ह्यूमन बीइंग में वेलफेयर के तौर पे यूज करते हैं। खास याद रखना कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज एक मोस्ट एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो बता सकता हूँ। तो वो जो है, जैसे कि आपने सुना होगा डायबिटीज़, तो जो डायबिटीज़ है उसके अंदर जनरली आपने सुना होगा क्या होता है कि शुगर जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान है उसके बॉडी के अंदर शुगर कंट्रोल रहता है। वाई? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वन टाइप ऑफ हार्मोन जो एक रिलीज होता है, दैट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो रिलीज होगा तो शुगर को कंट्रोल करेगा वो। बट ऐसे ह्यूमन बीइंग कि जिसके अंदर इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से उसको डायबिटीज देखने को मिलता है, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो उस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर तो बनता नहीं है, तो कहां से लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा इंसुलिन। तो बाहर से पहले जो है हम बहुत सारे ऐसे दूसरे एनिमल्स से उसमें से हम जो है इंसुलिन निकालते थे उसकी बॉडी से एंड देन उसके बाद हम अप्लाई करते थे, बट उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिजीज फैलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग के अंदर अटैक करने के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो डेंजरस है। तो उस वजह से अभी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने इंसुलिन जो है वो फॉर्म किया है। इंसुलिन इज वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, वन टाइप ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं, उससे बनता है। उस वजह से हमने डायरेक्टली इंसुलिन को ही बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ करके फॉर्म किया, जिससे हम लैब कंडीशन के अंदर, लैब के अंदर बना सकते हैं, इंडस्ट्री में बना सकते हैं, जिससे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को फ़ायदा हुआ है और डिजीज़ भी जो है वो कोई हो सकती नहीं है। तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारे जो है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो चैप्टर नंबर 11 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आपके आसपास आप जब देखते हो तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा कि जो सिंगल जो है वो रहता हो, कभी भी आपको ऐसा देखने को मिलता नहीं है। कभी ना कभी तो झुंड में या तो साथ में रहता ही है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता ही है।
तो ऑलवेज जो ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी सिंगल नहीं रहता है। ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल, एक सिंगल ह्यूमन बीइंग हो, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिज्म कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ पॉपुलेशन। दैट मीन्स सेम ऑर्गेनिज्म का सेम ऑर्गेनिज्म combined together and form a population। तो सेम सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म है वो साथ में मिलके एक ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा ग्रो करती है, कौन सी पॉपुलेशन ग्रो ज़्यादा कर रही है आजकल, पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आज वो जो एनवायरनमेंट के अंदर, वो सभी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। देन उसके बाद चैप्टर 12 इकोसिस्टम। याद रखना, इकोसिस्टम हमारे आसपास जितना भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, देन बायोटिक, अबायोटिक, ये सभी जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं, क्लियर। तो बायोटिक एंड अबायोटिक जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो पूरा एक बनाते हैं सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है उसके अंदर हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिविंग थिंग्स के अंदर अगर बात करें हम, तो लिविंग थिंग के बारे में हम डिस्कस में बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर की बात करें, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर है, जैसे कि बायोटिक फैक्टर में मैं बात करूं तो बायोटिक फैक्टर के अंदर कौन कौन सा आ सकते हैं, तो कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी बायोटिक के अंदर आएंगे। जबकि अबायोटिक के अंदर वाटर, सॉइल, देन एयर, ये सभी जो है अबायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो पूरी इकोसिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे बायोटिक फैक्टर और इकोसिस्टम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि भाई फूड चेन, फूड वेब कैसे बनती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। एनर्जी जो कैसे फ्लो करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी फ्लो, एनर्जी कैसे प्लांट्स टू एनिमल्स से प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स में से प्राइमरी पर्टिकुलर जो कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, कैसे मूवमेंट होता है वो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमारे आसपास जितनी भी लिविंग थिंग्स देखने को मिलती है उसकी बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलती होगी। जैसे कि भाई हम बात करें कि इंसेक्ट्स है, तो इंसेक्ट्स के भी बहुत सारे ऐसे आपने आजू बाजू में देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के। तो ये सभी को हम पर्टिकुलर बोल सकते हैं डाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड द लिविंग थिंग्स, मतलब बायो, एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो लिविंग थिंग्स की लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज। तो पर्टिकुलर लिविंग थिंग्स जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्पीसीज होती है कि जो हमारे आसपास देखने को मिलती है, पूरे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये सभी के बारे में जितनी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतना ही आपको वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे कंजर्वेशन। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो अलग अलग प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की जो स्पीसीज है आपके आसपास देखने को मिलती है। देन उसके बाद हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें सबसे ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स एनिमल्स है वो कई बार ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से या तो ह्यूमन बीइंग की ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से कई बार बहुत ही डेंजरस कंडीशन में
हो जाती है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाना और एक्सटिंक्ट हो जाना, वो सब भी देखा गया है। तो ऐसी प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो वेराइटीज है उसको कैसे हम कंजर्व करें, दैट मीन्स उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, वो प्रोटेक्ट करने के लिए दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। और प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स है या तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात कि हमारे अर्थ के ऊपर कितनी पॉपुलेशन है या तो कितनी अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती है, इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की, देन उसके बाद एनिमल्स की, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेराइटीज़ के बारे में। तो ये जो है वो आपका हुआ पर्टिकुलर ओवरव्यू ऑफ द 12th साइंस चैप्टर्स। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ये सब के बारे में हम जो है वो डिस्कस करने वाले आगे। ये फर्स्ट क्लास था जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी पर्टिकुलर जो चैप्टर्स के बारे में ओवरव्यू डिस्कस किया। अब ये सभी चैप्टर्स के बारे में हम आगे इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर में लाइन टू लाइन जाएंगे। कोई भी डाउट्स आता है तो यू कैन कॉमेंट अस, और कहीं पे भी आपको डाउट आए, ठीक है, तो आप बता सकते हो। हम चैप्टर्स को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जिससे एक भी ऐसा वर्ड ना हो कि जो छूट जाए, जिससे जो स्टूडेंट्स है उसको प्रॉब्लम आए आगे जब रिवाइज कर रहे हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर्स है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।